प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार एकदम अलग सी फीलिंग देता है। ये ऑर्गेनिक का ना होके इनऑर्गेनिक की ज्यादा फीलिंग देता है। पहले क्या ढूंढते हैं, फिर कितना ढूंढना है और फिर उसको कैसे अलग करना है। ठीक है, यहाँ से जो आपके पास आ रही है नाइट्रोजन यहाँ इकट्ठी हो रही है, बट क्योंकि पानी के थ्रू जाती है तो नाइट्रोजन प्लस वाटर दोनों होता है, तो हमको इस मॉइस्ट गैस का डेटा मिल रहा होता है। एनिलीन तो नहीं हो रहा बॉइल, ठीक है, लेकिन क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा। तो ये बॉइल हो जाएगा। अगर ये बॉइल हो जाएगा तो इसका वेपर ऊपर जाएगा, ये यहाँ से वापस आएगा, कंडेंसर इसको ठंडा कर देगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म इकट्ठा हो जाएगा और ये एनिलीन यहीं रह जाएगा। ठीक है, ऑलराइट सर, हेलो एवरीवन, क्या हाल चलेगा चलोगे। दिस इज निखिल सर। आज हम लोग लेके आए माइंड मैप के अंदर आपका आखिरी लेक्चर, दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके साथ हमारा पूरे का पूरा ऑर्गेनिक की जर्नी कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत टाइम हो गया आई थिंक माइंड मैप सीरीज आप लोगों के साथ, एंड याद है आज भी है वो जो आइसोमेरिज्म से और हमने आईयूपीएसी से स्टार्ट किया था, करते 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 हियर वी आर। तो यार ये बहुत शॉर्ट बहुत क्रिस्प सीरीज थी। आई थिंक आप लोग वीडियोस भी देख रहे हैं, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर हमने मोटा मोटा 1 से 1.25 घंटे के आसपास आई थिंक हमने पूरा रिवाइज किया है। मैं एक ही बात बोलूंगा कि इन सीरीज को आपको एकदम लास्ट विजन की तरह लेके चलना होता है कि मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ लिया है और आपको रिवाइज करना है जल्दी से, तो दिस इज द बेस्ट सीरीज। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप ये आई थिंक जितने भी हैं 10-12 जितने भी आपके लेक्चर्स हैं, इनको आप पेपर से पहले अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, लेट्स से 2x पे भी, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे एंड जल्दी जल्दी से पूरी ऑर्गेनिक आपके सामने आ जाएगी। आई थिंक दैट इज परफेक्ट। यस, तो करते हैं स्टार्ट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार एकदम अलग सी फीलिंग देता है। ये ऑर्गेनिक का ना होके इनऑर्गेनिक की ज्यादा फीलिंग देता है, तो थोड़ा सा देखेंगे उस हिसाब से। इसमें मोटे मोटे 3 पार्ट्स रहने वाले, मैं डिस्कस भी करूंगा, बट दिस इज मोर अबाउट थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, इसमें कुछ चीजें जाननी पड़ती हैं और जब तक वो नहीं जानोगे तब तक नहीं हो सकता। जैसे सॉल्ट एनालिसिस की थोड़ी सी फील आएगी, थोड़ी ग्रुप केमिस्ट्री की फील आएगी आपको इसमें, तो उसको उस तरह से देखेंगे। 3 मोटे पार्ट्स हैं चैप्टर में, तो उनको एक एक करके पकड़ लेते हैं। यस, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके अंदर। तो पहले आता भाई इसके अंदर, अब देखो क्वालिटेटिव में आपको इतना बता देता हूं इसके अंदर होना क्या है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको पास 3 पार्ट आने वाले हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चीजें पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि आपको कोई सैंपल दे दिया, आपको ढूंढना है, सैंपल दे दिया, आपको ढूंढना है कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक आएगा जिसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि जो सैंपल तो आपने ढूंढ लिया, बता देगा कि यार ये सैंपल है, अब उसके अंदर आपको ये बताना है कितना। ठीक है, वो है कितना। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्या है, क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कितना है। ठीक है, और फिर अब हमारे पास मिक्सचर हो जाता है, तो लास्ट में हमारे पास आता है समथिंग कॉल्ड प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। चलो आपको पता लग गया क्या है और कितना है, अब आपको इसको प्योरीफाई करना है। तो ये क्या करना है, साफ करना, उसको क्लियर करना या उसकी प्योरिटी बढ़ाना। ठीक है, तो प्योरिटी इंक्रीज करना। तो ये हमारे पास 3 चीजें आने वाली हैं इस पूरे चैप्टर में। इन तीनों को एक एक करके देखते हैं, इसी सीक्वेंस में मैं भी पढ़ाऊंगा। पहले क्या ढूंढते हैं, फिर कितना ढूंढना है और फिर उसको कैसे अलग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में 1-2 बातें हम लोग सीख लेते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर थ्योरी क्लियर कर लोगे तो क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आता है इसमें। देखो, अगर हमारी लाइफ में ज्यादातर क्या होता है, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहां पे मैं पहले क्लियर कर देता हूं, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय द हीटिंग ऑफ कंपाउंड विद योर कॉपर ऑक्साइड। होता क्या है कि कार्बन के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे, तो हमारी कोशिश ये होती है कि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, ठीक है, ऑक्सीडाइज करते, और हाइड्रोजन को क्या करना है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करोगे तो वाटर बन जाता है। तो जो भी ऑर्गेनिक सैंपल है उसे कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ऑर्गेनिक सैंपल को कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका उस केस में बन जाता है। कॉपर ऑक्साइड का +2, कॉपर 0 में रिड्यूस हो जाता है। ये पहला काम है। अब जो कार्बन होगा आपकी लाइफ में, उसको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड में कर दिया, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसको कंफर्म करने के लिए क्या है कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो ये जो कार्बन को आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, अगर तुम इसको लाइम वाटर से पास कराते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इनऑर्गेनिक याद करो, ये क्या होता है, दिस इज व्हाइट रेजिड्यू दैट इज मिल्की, चौकी जैसा होता है। ठीक है, अगर मैं इसको रिकंफर्म करना चाहता हूं कि भाई यही है क्या,
क्योंकि कुछ और भी हो सकता है, तो अपन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इसके अंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ज्यादा डालते हो तो यही सोल्यूशन क्लियर हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि भाई आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, ठीक है। अच्छा, अब पानी, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन जो था उसको तो आपने पानी में कन्वर्ट कर दिया, विच टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू ब्लू। तो अगर आपके पास वाटर का कंफर्मेशन करना है तो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस ले लो, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है, वो आपका कलरलेस रहता है एक तरह से। इसको अगर आप कन्वर्ट, ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाए पानी की प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में, दैट इज ब्लू कलर, ब्लू विट्रियोल कहते हैं इसको, तो ब्लू कलर का होता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि भाई तुम्हारे पास जो सैंपल था वो पानी, उसके अंदर पानी था। तो ये हम लोग सबसे पहले स्टेप्स करते हैं। ये स्टेप्स करने के बाद ये हो गया भैया कार्बन और हाइड्रोजन, इनको हमने अब कंफर्म कर दिया, ठीक है। अगर सर इसके अलावा कोई एलिमेंट्स आ जाए, जैसे मैं यहां पे तुम्हें बात करता हूं लसाइनस एक्सट्रैक्ट। अब देखो यार, हमारी लाइफ में होता क्या है, जो कुछ एलिमेंट्स, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ठीक है, यहां मैं नाम लिख देता हूं, लिखे भी हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस पे आपके हेलोजेंस। अब ये ज्यादातर क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे बहुत स्लो रिएक्शंस करते हैं। इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, स्लो, दे आर हैविंग स्लो रिएक्शंस। अपनी कोशिश ये है इन लोगों को कुछ ऐसे करा जाए, इनको हम लोग किसी आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, और आयोनिक फॉर्म में क्या हो जाता है, हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं, फास्ट। तो हम फास्ट रिएक्शंस चाहते हैं, तो करा ये जाता है कि इन सारों को नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन आता है कि किसके अंदर रासायनिक एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, ये है नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटेक्टेड बाय लसाइनस टेस्ट। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से, हम लोग सोडियम के साथ जनरली क्या करते हैं, सोडियम जो होता है आयनिक बहुत ज्यादा होता है, तो सोडियम के इनके कंपाउंड बनाए जाते हैं। अगर आप रिएक्शन देखोगे यहाँ पे तो ये दिख ही रहा होगा आपको, दैट इज आपके पास सोडियम ने इसके साथ रिएक्शन करा, साइनाइड बना दिया, सल्फर के साथ करा, सल्फाइड बना दिया, ठीक है, हेलोजन के साथ करा, हेलोराइड बना दिया, फॉस्फोरस के साथ करा, फॉस्फाइड बना दिया। तो बेसिकली होता ये है कि सोडियम को हम लोग एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, बेसिकली इन कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ, ताकि ये क्या करे, अपने आयनिक रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम लोग इनके साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये जो थे ये इंडिविजुअली बहुत स्लो रिएक्शन करेंगे, पर इनके साथ रिएक्शन बड़ा तेज होता है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, हर एक जगह जब भी नाइट्रोजन का टेस्ट करना है, सल्फर का टेस्ट करना है, हेलोजन का करना है, फास्फोरस का करना है, हम सबसे पहले इनके एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। एक बार एक्सट्रैक्ट बन जाएंगे फिर आगे की कहानी आगे कंटिन्यू करी जाएगी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, मान लो मेरे पास टेस्ट फॉर नाइट्रोजन आ रहा है, चलो जैसे ये है हमारे पास कि नाइट्रोजन का टेस्ट करना है, तो इसका सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप पहले नाइट्रोजन का क्या बनाओ, लसाइनिक एक्सट्रैक्ट बनाओ। तो जैसे यहां पे लसाइनिक एक्सट्रैक्ट कौन सा होगा सर, सोडियम, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम साइनाइड बनता है। तो तुम देखोगे फर्स्ट स्टेप में हमेशा तुम्हारे पास सोडियम साइनाइड बैठा होगा, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन होगा। तो वही लिखा है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हमारे पास पड़ा हुआ, इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, क्या बन जाता है, आपका फेरस साइनाइड बन जाता है, ठीक है। एंड देन विद एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको रिएक्शन करवाया किसके साथ, आपने यहां पे इसके अंदर ही बैठा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब करता है उससे क्या होता है, उससे हमारे पास साइनाइड बनता है, बेसिकली फेरस। फेरस साइनाइड को जब मैं और सोडियम एक्सट्रैक्ट देता हूं, ये बहुत सारा बनाते हैं हम लोग, एक बार कम नहीं है, बहुत सारा है। तो ये क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको बोलते हैं सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। यहां पे अगर आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, आई थिंक पढ़ने वाले होंगे, तो ये जो आयरन होता है ना, ये +2 में होता है, आई थिंक ये बात तुम जानते हो। आयरन अगर +2 में होता है इसको हम लोग फेरस बोलते हैं, आयरन अगर +3 में होता है इसको हम लोग फेरिक बोलते हैं, ठीक है, ये तो आई थिंक तुम जानते हो। अब एक बार ये बन गया, ठीक है, अब क्या होगा, इसके साथ ये जो आपके पास आया, इसके साथ हम लोग फर्दर फेरस सल्फेट, दिस इज Fe+3 फेरिक सल्फेट, तो इसको फेरिक के साथ रिएक्ट करवाते हैं। होगा ये, अंदर तो +2 था, अंदर अभी भी +2 है, बाहर वाला +3 का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको बोलते हैं फेरी, क्योंकि +3 में है। ये है फेरस, क्योंकि फेरो आ गया, क्योंकि प्लस फेरस वाला है, तो फेरी फेरो साइनाइड ये आपका बन जाता है। इसका कलर होता है प्रशियन ब्लू, ये कलर याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इससे कंफर्म हो जाता है क्या, आपके जो टेस्ट था उसके अंदर बेसिकली नाइट्रोजन होगा। यस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये टेस्ट डायोजो कंपाउंड्स में फेल हो जाता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरे का पूरा। अब बात करते हैं आगे
सल्फर की। आई होप यहां तक पूरी क्लैरिटी है। सल्फर में देखो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, अगेन देखो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, आपको हमेशा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से ही शुरू करना है बिकॉज उसी से रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। कहता है इट इज एसिडिफाइड, ठीक है, विद एसिडिक एसिड एंड लेड एसिटेट एंड एडेड टू इट, ठीक है। तो आपने एसिडिक एसिड डाला, एसिडिक एसिड और लेड एसिटेट, बेसिकली इन दोनों कॉम्बिनेशन से लेड एसिटेट बन जाएगा। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, इंटरचेंज करना बेसिकली, ये +1 -2, ये आपका एसिटेट -1, ये +2, इनका इंटरचेंज रिएक्शन करोगे तो लेड सल्फाइड बन जाएगा जो कि काला होता है। यस, इस लेड सल्फाइड को, ये जो लेड सल्फाइड है इससे हमें कंफर्म हो जाएगा भैया हमारे पास सल्फर है। फिर भी और तरीके हैं इसको टेस्ट करने के, आप एक काम कर सकते हो, इसी सोडियम सल्फेट को अगर और किसी तरीके से करना है, व्हाट यू डू, आप इसका टेस्ट मतलब इसको रिएक्ट करवाओ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। ये बेसिकली बहुत डायरेक्ट रिएक्शन है, सीधा ऐड हो जाता है, 2 Na है, 2 Na है, Na4, ठीक है, ऐसे ऐड कर दोगे सीधा ऐड हो जाएगा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आता है जो कि क्या है, वॉयलेट इन कलर। इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके पास क्या था, सल्फर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है अब नाइट्रोजन सल्फर की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में नाइट्रोजन सल्फर है, उसके अंदर ना एक पंगा है कि ये अगर एक साथ आ जाए तो बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं, क्या अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो सोडियम, देखो कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट बनाते थे, अब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो इनका एक अलग सा एक्सट्रैक्ट बनता है सोडियम थायोसाइनेट का। yes. तो सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड, जो कि क्या करता है, विच गिव्स रेड ब्लड कलर विद न्यूट्रल FeCl सॉल्यूशन। ये चीज हमने ऑर्गेनिक में देख रखी है, टेस्ट में और आपके अल्कोहल्स में। तो आइडिया ये है कि आपका इनमें अगर नाइट्रोजन सल्फर है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो आपका एक्सट्रैक्ट ये बनता है सोडियम थायोसाइनेट। और थायोसाइनेट क्या करता है, आपका FeCl3 सॉल्यूशन के साथ ब्लड रेड, ब्लड जैसा रेड कलर आपको देता है उसका फेरिक थायोसाइनेट का, ठीक है। तो इसका आपका ब्लड रेड वो बनता है कलर। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि दोनों के दोनों आपके बैठे हुए हैं। अब सर हम ये क्यों करें, भाई ये इसलिए करना पड़ता है, आपको पहले कंफर्म करना पड़ता है। जब भी आप सोडियम सल्फर और नाइट्रोजन के टेस्ट करोगे उससे पहले कंफर्म कर लो क्या दोनों एक साथ तो नहीं है। तो आप पहले ये वाला टेस्ट करोगे जब भी ये करना है आपको, ठीक है, ये टेस्ट कर लिया करो। इससे क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है भाई दोनों है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको एक और तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, एक और तरीका इसको करने का, आप क्या कर लो, ये जो सोडियम थायोसाइनेट आपके पास आया, ये जो आया, इसको अगर बहुत सारा सोडियम दोगे तो आपके पास सोडियम ये इंडिविजुअल अपने टेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो इससे भी वेरीफाई हो जाता है कि आप क्या कर सकते हो, इसको और ज्यादा एक्सेस डाल के आप इनको इंडिविजुअल, ये टेस्ट तो अभी कराए ना साइनाइड का और इसका, जो भी दो का टेस्ट करे, तो आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हो, इंडिविजुअल टेस्ट भी दे देंगे, मतलब पता लग जाएगा कि दोनों दोनों हमारे पास बैठे हुए हैं। तो यू हैव टू डबल वेरीफाई इट कि आपके पास ये दोनों ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर हेलोजन। अगर मैं हेलोजन्स की बात करूं तो अगेन यहां पे हम लोग पहले क्या करेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नाइट्रिक एसिड का क्यों करते हैं थोड़ी देर में बताता हूं, पर हाँ हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सट्रैक्ट आ गया, सोडियम क्लोराइड आ गया। अब सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन है, क्लोरीन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, ध्यान ना सुनना, ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड जो कि क्या है, व्हाइट कलर की पीपीटी, ठीक है। अब ये इसको व्हाइट कलर की पीपीटी कंफर्म कर सकते हो, फिर भी इसको फर्दर टेस्ट करेंगे। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स देता है विच इज सॉल्युबल। तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि भैया पहले तुमने रिएक्शन करा, व्हाइट पीपीटी मिली, व्हाइट पीपीटी को अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो वो सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्लियर सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर योर क्लोराइड आयंस, ठीक है। आप ये कर सकते हो, टॉलरेंस टेस्ट वगैरह देख रखे थे आप लोगों ने, है ना। तो ये हमारे सामने होता है, इस तरह से कर सकते हैं। अब सिमिलर प्रोसेस उसमें फॉलो करने हैं अगले में। अगर आप ब्रोमाइड लेते हो तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करोगे तो सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, ये थोड़ा सा लाइट येलो होता है, लाइट येलोइश होता है, और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ा कम सॉल्युबल होता है। वेयरएज अगर आप ये लेते हो, आयोडाइड लेते हो, तो ये डार्क येलो बनाता है और ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो हमने क्या करा, जितने भी हेलोजन्स है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको आप इस तरह से टेस्ट कर रहे हैं। मैं इसको एक बार समराइज रूप में दिखा देता हूं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराना, आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये व्हाइट येलो, ये व्हाइट होता है, ये लाइट येलो, ये डार्क येलो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट सॉल्युबल, अमोनियम के साथ लेस सॉल्युबल, अमोनियम के साथ बिल्कुल नहीं सॉल्युबल, ये कंफर्म हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसको फ्लोराइड के थ्रू क्यों नहीं करते, क्योंकि फ्लोराइड में क्या होता है कि ये कंप्लीटली सॉल्युबल रहता है, इसकी पीपीटी नहीं बनती, इन सब जगह पे आपको पीपीटी मिल रही है,
पर सोडियम फ्लोराइड जो है इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल, सिल्वर के साथ रिएक्शन करेंगे सिल्वर फ्लोराइड बनेगा, ये भी काफी हद तक सॉल्युबल होता है। तो इस वजह से पीपीटी नहीं बन पाती, तो हम लोग इसको कंफर्म नहीं कर पाते फ्लोराइड्स के केस में, ठीक है। तो आप ऐसे आपके पास टेस्ट आ गया है और ये अगर आपको क्लियर है। अब एक सवाल बचा था कि सर हम लोग वो नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं, वो एक चीज और कर लेते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो यार नाइट्रोजन एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जैसे मैंने बोला कि नाइट्रोजन सल्फर हमेशा बदतमीजी करते हैं, तो हमेशा ये इंप्योरिटीज आएंगी। तो आपको ना पहले इनको हटवाना पड़ता है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, व्हाइट कलर दे देते हैं, ब्लैक कलर देने लग जाते हैं, तो यू गेट कंफ्यूज, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि व्हाइट कलर मिलेगा तो मेरे मन में एक सवाल आएगा यार सिल्वर क्लोराइड होगा अगर व्हाइट पीपीटी मिल रही है, लेकिन ये अगर सोडियम ये नाइट्रोजन सल्फर होंगे तो वो भी व्हाइट पीपीटी दे देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पहले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से जो नाइट्रोजन है वो साइनाइड बन के उड़ जाएगा, यहां से जो सल्फर है वो H2S बन के उड़ जाएगा। तो ये अब उड़ गए ना, फिर अब पंगा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बच जाते तो ये क्या करते हैं, ये इसके ये बनाते हैं, ठीक है, सिल्वर के साथ रिएक्शन करके ये लोग सिल्वर साइनाइड सिल्वर सल्फाइड बनाएंगे, जो कि क्या है, ये आपका व्हाइट कलर का होता है। तो आपको लगेगा पता नहीं क्या सिल्वर क्लोराइड बन रहा हो, आप क्लोराइड का टेस्ट बोल दोगे। ये आपका ब्लैक कलर का होता है, तो फिर वही दिक्कत, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें पहले ये करना पड़ता है कि नाइट्रिक एसिड डाल के अपन इसको कंफर्म कर ले, अगर होगा तो उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से टेस्ट फॉर फास्फोरस आता है। पहले तो इसका एक्सट्रैक्ट क्या बनता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट, इसका सोडियम फॉस्फेट बनता है, उसको नाइट्रिक एसिड में डाल लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड। आपको फॉस्फोरिक एसिड बनाना है इस केस में। फॉस्फोरिक एसिड को अगर मैं अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मेरे पास एक कंपाउंड आता है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। एक तरीका याद करने का, 3 × 4 = 12, ये मेरे पास कंपाउंड आता है। इसका कलर याद रखेंगे अपन कनेरी येलो, तो ये कनेरी येलो होता है, ये सीधा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो फास्फोरस को आप इस तरह से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये हो गया आपका क्वालिटेटिव पूरे का पूरा। अब आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, इसमें ना आपको अमाउंट बतानी है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हर जगह ये फॉर्मूला चलेगा। एक तो आपको क्वेश्चन में मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, ठीक है, ये गिवन होगा ऑर्गेनिक सैंपल इतना अमाउंट है। आप पहले तो नीचे इसको डाल दोगे इनटू 100%, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है मास ऑफ एलिमेंट, इसको वो कैलकुलेट करना पड़ता है अलग अलग तरीके से, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला डिपेंड करता है, कैरियस मेथड डूमाजा केड़ा है, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो लेकिन मैक्सिमम केसेस पे मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपके मैक्सिमम केसेस में एक जनरल तरीका होता है इसे कैलकुलेट करने का। एक मैं करके बताता हूं, आपको सारे समझ आ जाएंगे। जैसे मान लो तुम्हें बोल देगा, तुम्हें यहां पे इंफॉर्मेशन किसकी निकालनी है, एलिमेंट की, पर तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं देगा, इनडायरेक्टली देगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे बोलेगा भैया कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास कितना, मेरे पास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, मुझे ऐसे बोल देगा, ठीक है। पर मुझे इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए मास ऑफ कार्बन की, क्योंकि मुझे तो एलिमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं कार्बन का मास इससे कैसे निकालूं, तो फिर मेरे दिमाग में आएगा मोल कॉन्सेप्ट। मैं सोचूंगा यार कार्बन होता है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन जो है वो प्रेजेंट है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, मैं इस तरह से सोचूंगा, ठीक है। अच्छा तो 1 ग्राम कार्बन किसमें प्रेजेंट होगा, सर ये हो जाएगा 12/42। यस, अगर 12 ग्राम कार्बन इसमें है तो 1 ग्राम कार्बन मुझे चाहिए, तो कितने में होगा, यहां पे आप ऐसे बोल दो, क्या कहते हैं 44/12 कर सकते हो, या फिर काम करते हैं इसको, यहां पे आप ऐसा लिख लो कितना 22 ग्राम ये था, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में लेट्स से कितना होगा, सर ये x ग्राम होगा, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। x कितना आ जाएगा 12 अपॉन ये आ जाएगा 12 × 22 डिवाइडेड बाय 44। तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है तुमको, क्या ये ऐसा सा दिख रहा है, हमेशा 12 अपॉन 44 × 22 इस रूप में आ गया, ये इस रूप में देख सकते हो। तो मतलब ऊपर क्या है, ऊपर आपका मास ऑफ कार्बन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट कार्बन, मास ऑफ कंपाउंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू क्या हो जाएगा जो भी आपको गिवन होगा, दैट इज मास गिवन इनटू मास गिवन। तो हम लोग को क्या किया जाएगा, हम लोगों को हमेशा इस रूप में फॉर्म आएगी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा दिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा यहां डालेंगे, ये कार्बन का मास, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ओरिजिनल मास, इससे क्या हो जाएगा, इससे मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, ये मुझे निकालना है। और जैसे मैंने ये मास निकाल लिया,
इसको मैं यहां पे डालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, सारे फॉर्मूला को खुद से बना सकते हैं। आपने इसको उठा के यहां डाला तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन बतानी है तो 12/44 कार्बन का मास अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का मास इंटू W1। W1 क्या हो जाएगा, दिस इज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अपॉन W क्या हो जाएगा, दिस इज मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल इंटू क्या करेंगे 100। इससे हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से अपन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने, कहां से निकलती है, बस तुम्हें पता होना चाहिए किस से निकलती है। तो हाइड्रोजन निकलता है वाटर से। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर, तो यहां पे टोटल 2 आ जाएगा, वाटर का 18, तो 2/18 इंटू W1, ये क्या हो जाएगा, दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर गिवन, ठीक है, जो मास ऑफ वाटर गिवन है ये हो गया मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। इससे अपन इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आइडिया यही है कि आप लोग इन मेथड से इस तरह से कैलकुलेट करोगे और ये स्टैंडर्ड है, हर जगह हम लोग सिमिलर करेंगे। आगे भी जितने मेथड्स हैं, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन से हमारी इसकी पूरी फीलिंग्स आ जाएगी। जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो क्या करूंगा मैं, इट इज कार्बन कहां से आता है, बस याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, तो 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल इंटू 100, ऐसे मैं निकालूंगा। तो ये आ जाएगा 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दे रखा है तुम्हें 0.198, ठीक है, अपॉन ऑर्गेनिक सैंपल 0.246 इंटू 100। इससे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन का, बस ऐसे ऐसे परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल लोगे। तो ये इस तरह से मेथड आपके होते हैं, ठीक है। अब ये अगर आपको टेक्निक समझ आ गई ना, तो भाई अब सारे आगे के ऐसे चलेंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कैरियस मेथड, तो कैरियस में याद रखना क्लोरीन जो है आपको पता है सिल्वर क्लोराइड से आता है, तो क्लोरीन का मास 35.5, सिल्वर क्लोराइड का मास 143.5, तो 35.5 अपॉन 143.5 इंटू W1 अपॉन W टाइम 100। सेम हरकत ब्रोमीन, सेम हरकत आयोडीन। तो मुझे लगता है अब ये सारा कुछ आप सिमिलर तरीके से बना सकते हो। यस, ऐसे ही आपके पास कैरियस में सल्फर का आता है, सल्फर कहां से आता है भैया, बैरियम सल्फेट से आता है। तो बैरियम सल्फेट में सल्फर देख लेना बस, बैरियम सल्फर 32 है, बैरियम सल्फेट 233, तो 32/233 इंटू W1/W टाइम्स 100। W1 मास ऑफ ये बैरियम सल्फेट होगा और ऑर्गेनिक सैंपल जो होगा आपके पास वो W का है। यस, इस तरह से हो गया। ऐसे ही फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के दो तरीके आते हैं, एक आता है ये अमोनियम मॉलिब्डेट वाला जो बताया था, यस, एक इससे निकाल लेते हो आप, तो 31.1877 वाला, और एक आता है आपके पास मैग्नीशियम ये वाला, तो यहाँ पे 62.222, 62 क्यों हुआ, क्योंकि दो फॉस्फोरस आ गए इनटू सेम, ठीक है। आई होप यू गाइस गेट द जिस्ट। यार ये तो सिमिलर सिमिलर मेथड्स है, तो वो कहीं ना कहीं अगर आई हिंट है क्वेश्चन में दे रखा डेटा तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इन फॉर्मूलाज में बस एक चीज याद रखनी, क्योंकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद करने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू किससे आ रहा है, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी क्वालिटेटिव में कर लिया, ये सब तो हमने ऑलरेडी क्वालिटेटिव में कर रखा है, ये सब क्वालिटेटिव में कर रखा है, तो हमको ज्यादा इश्यू नहीं होगा। तो क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव से आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारे दो मेथड, अब आते हैं दो स्पेशल मेथड, दीज आर स्पेशल। और स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये थोड़े से अलग हैं बाकी पहले वाले तरीके से, ठीक है। इनको अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जब आप लोग नाइट्रोजन को एस्टिमेट करते हो तो इसके दो मेथड्स आते हैं कैलकुलेशन। जब क्वालिटेटिव तो हमने आसान देख ली थी, क्वांटिटेटिव में इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, ये थोड़े ढीठ है, एक होता है डूमास, एक होता है जेल्डाल। कैसे करना है इसको वो देखो, पहले डूमास पकड़ते हैं फिर जेल्डाल पकड़ेंगे, ठीक है। देखो भाई, बात ऐसी है, तुम्हारे पास ना, यहां पे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ये कुछ इस तरह का सैंपल है, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग के पास जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग सैंपल है उसको आपने पहले कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, सबको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको पानी में, इसको नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल होता है, प्लस आपका कॉपर खुद कुछ आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग KOH से क्या करते थे, KOH के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसकी दुख दर्द नहीं है, ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कॉपर भी अपना मेटल होता है, ये बाहर आ जाएगा, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रिमूव हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ना, नाइट्रोजन और वाटर, ये हमेशा साथ में रहेंगे, और अगर ये हमेशा साथ में रहेंगे तो ये कैसे सैंपल हुआ, अरे सॉरी, दिस इज अ मॉइस्ट गैस, गैस है लेकिन साथ में पानी है, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉइस्ट गैस बोलते हैं। और अगर ये मॉइस्ट गैस आ गई
तो भाई इसमें वो मॉइस्ट गैस वाले पूरे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे A to Z, एक्वस टेंशन एंड एवरीथिंग। तो इस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि आप पानी को हम लोग रिमूव नहीं कर पाते, तो हमको जो डेटा दिया जाता है वो इस मॉइस्ट सैंपल का दिया जाता है। तो पहले तुम्हें इस मॉइस्ट गैस का डेटा दिया जाएगा, उससे तुम नाइट्रोजन का डेटा निकाल लोगे, उस नाइट्रोजन के डेटा से तुम्हें बेसिकली यहां पे निकालनी होती है वॉल्यूम। खतरनाक ही मामला है, वॉल्यूम निकालनी पड़ती है। एक बार वॉल्यूम निकल गई, वॉल्यूम से तुम पहले वॉल्यूम निकाल पाते हो, वहां से तुम इसका मास निकाल लोगे और फिर अपना वो वाला फॉर्मूला लगेगा पूरा वाला। तो ये थोड़ा सा लंबा मामला चला गया, ठीक है। तो मतलब खतरनाक है, अभी मैं स्टेप सिखाता हूं इसके, बट रफ आइडिया लग गया कि यहाँ पे आपको मॉइस्ट गैस मिलेगी और उस मॉइस्ट गैस से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन ऑक्सीडाइज्ड CO2, तो CO2 को हम लोग उससे रिमूव कर देते हैं। नाइट्रोजन इज कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ नाइट्रोजन मीटर, ये आपके सामने आई थिंक मैंने दिखा भी दिया। यहां से जो आपके पास आ रही है नाइट्रोजन यहां इकट्ठी हो रही है, पर क्योंकि पानी के थ्रू जाती है तो नाइट्रोजन प्लस वाटर दोनों होता है, तो हमको इस मॉइस्ट गैस का डेटा मिल रहा होता है। अब हमें मॉइस्ट गैस अगर आपको सॉल्यूशन से याद है तो वो सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, इसमें देख लो देयर आर सर्टेन स्टेप्स, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डूमास मेथड में कभी भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। सबसे पहले आता है हम लोग को मॉइस्ट गैस, देखो क्या होगा, आपको जो डेटा दिया जाएगा वो इस मॉइस्ट गैस का दिया होगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन भी ले लूंगा, समझ आ जाएगा। मॉइस्ट गैस का डेटा होगा, अपने को चाहिए ड्राई गैस का डेटा नाइट्रोजन का प्लस वाटर वेपर। इस वाटर वेपर के प्रेशर को हम लोग एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। तो ज्यादातर केस में क्या होगा, मॉइस्ट गैस का डेटा गिवन होगा, इस प्रेशर एक्वस टेंशन गिवन होगी, आप पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आप ये करेंगे, एक बार आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कैसे निकाल लोगे, इसके प्रेशर में से इसके प्रेशर को माइनस कर लो, तो आपने ये कैलकुलेशन कर ली, आपके पास ये प्रेशर आ गया। इस प्रेशर को वो किसी कंडीशन में देगा, कोई जनरल कंडीशन होंगी, तो ये जनरल कंडीशन की वॉल्यूम और इसका मतलब टेम्परेचर आपको, मतलब यहां से आपको वॉल्यूम दी जाएगी, ये प्रेशर आ गया, तो प्रेशर P1 आ गया, T1 क्वेश्चन में दिया होगा, V1 आपको देगा, ये गिवन होंगे क्वेश्चंस में, तो ये आपको गिवन है मामला, ठीक है। अब आपको इसको एसटीपी कंडीशंस में कन्वर्ट करना होता है, तो याद करो जरा अपना वो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता था। अब यहां पे P2 V2 अपॉन T2, P2 जो है वो आपका 760 लेंगे, याद रखना है ये, T2 जो है वो 273 होगा, V2 आपको कैलकुलेट करना पड़ता है यहां से। एक बारी V2 निकल गया, फिर अपने को क्या करना है, एक बारी V2 निकल गया, फिर अपने को हम याद रखेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन 22400 ml ऑक्युपाई करती है एसटीपी पे, तो 28 ग्राम 1 मोल मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना करेगी, इतना करेगी। तो x ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो कितना करेगा, V2 करेगा। ये V2 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है वहां से, जो हमने पहले कर रखा है, तो ये आपको पता है, ये पता है, V2 आपने कैलकुलेट कर लिया, यहां से x निकल जाएगा, और एक बारी x निकल गया भाई मेरा गेम सेट है। फिर मैं सीधा फॉर्मूला में रखूंगा मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल इनटू 100। यहां पे आपने वैल्यू उसकी डालनी है पूरी की पूरी, जो आपने V2 वगैरह निकाले, फाइनल फॉर्मूला आपका ये निकल के आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है, तो व्हाट आई जनरली सजेस्ट, ठीक है, V2 निकाल लिया तुमने वहां से, V2 को सीधा इसके अंदर रखोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। हाँ ध्यान बस इसका रखना कि V2 आपको ml में लेना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब यहां से मैंने एक बार आपने V2 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, उसके बाद आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इस फॉर्मूला को याद रखना। तो V2 ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑर्गेनिक सैंपल का मास, V2 ml में लेना, आंसर आपके सामने है, मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये दिमाग में रखना, दीज आर द फॉर्मूलाज जो डूमास के अंदर चलते हैं। मॉइस्ट, तो ये फॉर्मूला रख लिया आप लोगों ने दिमाग में। अब देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, इस एक क्वेश्चन से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपनी टेंशन खत्म है। डूमास मेथड एस्टिमेटेड नाइट्रोजन 0.25 gram of organic sample compound gave 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin and this pressure if the aqueous tension is this percentage of nitrogen। देखो सबसे पहले तो तुम सीधा ही लिख लो, आपको लास्ट में जो काम की चीज है पहले वही बता देता हूं, दैट इज हमें ये पता है कि जो मुझे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है, ठीक है, मैंने कहा था V2 जो आपके पास है ml में अपॉन ऑर्गेनिक सैंपल इंटू 28/224, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला करवाया तुमको मैंने, ये वाला 28/224 इंटू V2/W, ठीक है, इसमें तुम्हें W दे दिया उसने, ठीक है, ये दे दिया, V2 हमें निकालना है, लेकिन ऑर्गेनिक सैंपल कितना दे रखा है 0.25, ये आपको दे दिया, इंटू 28/24 224, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। बस मतलब मुझे V2 निकालना है, कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो भैया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालने पड़ेंगे, कैसे निकलेगा, प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस
माइनस प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन। तो कितना दे रखा है? ये दे रखा है 775 725 और ये दे रखा है 25। ये कितना हो गया? ये हो गया 700 mm। ठीक है, ये आ गया भैया आपका प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। बेसिकली ये P1 वाला नंबर हो गया। अब खेल लेंगे इसके अंदर P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब ये करेंगे तो P1 दे रखा है 700 mm में, जो यूनिट सेम रखना बस। V1 ऑर्गेनिक सैंपल 40 ml, तो ये आ गया 40 ml डिवाइडेड बाय T1, टेम्परेचर दे रखा 300 केल्विन, इक्वल टू P2 लेंगे 760 mm इंटू V2 हमें ml में निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर लेना है 273 केल्विन। यहां से सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन करके, तो V2 निकल जाएगा। इस V2 को यहां पे रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। अब आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट, दैट इज जल्डाल मेथड। या जल्डाल मेथड में क्या है, एक दो बात सुन लो फिर से कंप्लीट करते हैं। इन दिस मेथड नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। तो ये वहां यूज करता है जहां नाइट्रोजन क्या हो जाए, ऑर्गेनिक जो भी सैंपल में और नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, अमोनियम सल्फेट बनाना होता है, तो पहले मुझे अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइट्रोजन। अगर वो नाइट्रोजन सर अमोनिया में कन्वर्ट ना हो तो जल्डाल मेथड नहीं लगेगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो जल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रो, जैसे नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, एजो हो गया, एजॉक्सी हो गया, एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, जैसे पिरिडीन, क्विनोलिन वगैरह। इसमें आप लोग ये सैंपल नहीं लगा सकते। जलडाल कहां नहीं लग सकता? इन सब में जलडाल नहीं लग सकता, बिकॉज अगर वो इसमें नाइट्रोजन इसमें है, इन सब में है, तो नाइट्रोजन को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अमोनियम सल्फेट में। पहले नाइट्रोजन को अमोनिया, अमोनिया से अमोनियम सल्फेट। यस, तो फिर मुझे सर जिसमें हो जाए कन्वर्ट उसमें क्या करना है भाई? मोटा मोटा आइडिया बता देता हूं। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया बताता हूं होगा क्या इसके अंदर। याद इसमें फॉर्मूला रखना होता है। देखो आइडिया ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास दे रखा है। ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्या है, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन है। आपने उसको, अब ये वो वाले जिसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके इसको क्या बना दिया? अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, इसकी मुझे डिटेल्स निकालनी है, इसको रिएक्ट करवाया जाता है H2SO4 के साथ, जो कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, N1V1 इसका दिया जाता है। तो जो इसके N1V1 होंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस याद करो, वही इसके N1V1 होंगे, N2V2। अपन क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उसकी इंफॉर्मेशन से इसका आइडिया लगेगा, और इसका आइडिया लग गया तो यहां से मेरे को नाइट्रोजन का आइडिया लग गया, और नाइट्रोजन का मास गिवन, तो मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल इनटू 100 करके आंसर निकाल लूंगा। इस पूरी कैलकुलेशन को क्रिस्प में आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी है, 1.4 अपॉन W, W इज द ऑर्गेनिक सैंपल, इनटू NV। ये इंफॉर्मेशन किसकी होगी? आपको एसिड की गिवन होगी, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम इन ml ऑफ द एसिड। ये आपको क्वेश्चन इंफॉर्मेशन में गिवन होगी, सीधा इसके अंदर पुट करना है। N गिवन होगा क्वेश्चन में, B गिवन होगा, W गिवन होगा। ये डायरेक्ट ही होता है जलडाल का क्वेश्चन, इसमें ज्यादा पंगे नहीं है। डूमास में फिर पंगे, जलडाल इज वेरी डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। इसके साथ अब हम लोग क्वांटिटेटिव को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है फाइनल, दैट इज मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन। एक देखने हैं जिसमें सॉलिड्स वाले, दैट इज सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन। एक लिक्विड गैसेस फेज वाले देखने हैं, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये 5 चीजें देखनी है। इसके बाद हमारा पूरे का पूरा MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कंप्लीट हो जाते हैं। प्योरिफिकेशन, सॉरी है, वही दिमाग में आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये 2 बार स्लाइड क्यों आ गई? आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं पहले 1-2 मेथड्स पे आते हैं। पहले आता है क्रिस्टलाइजेशन। देखो भाई, क्रिस्टलाइज, ये 5 मेथड्स हैं, ये करके इसका चैप्टर खात्मा करते हैं। Based on the crystallization, it is based on the difference in solubilities of compound and impurities in a suitable solvent. Crystallization में ये होता है कि एक आपने हमको अलग करना है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिक सैंपल के साथ इंप्योरिटीज आ रखी हैं, आपको उसको प्यूरिफाई करना है, इंप्योरिटीज निकालनी है। तो क्रिस्टलाइजेशन में ये होता है कि आप एक ऐसे सैंपल में डालते हो। ठीक है, व्हाट यू डू, आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी से है, तो दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इसको OC कर देता हूं मैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस आपके पास क्या है, इंप्योरिटीज। हमने क्या करना है, इसको ऐसे सैंपल में डालना है, ऐसे सैंपल में डालना है, ऐसे सॉल्वेंट में डाल लो। ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट में डालना है जिससे क्या हो जाए, कोई एक बंदा ज्यादा मिक्स हो। ठीक है, हो सकता है इंप्योरिटीज, हो सकता है ऑर्गेनिक, जनरली हम लोग इंप्योरिटीज लेते हैं। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपके पास ये जो ऑर्गेनिक सैंपल है और ये जो इंप्योरिटीज है, ये आपकी अलग हो जाएंगी, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है वो किसी एक को ज्यादा पसंद करता है। इस तरह से निकलता है। कहां यूज होता है?
प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में, प्योरिफिकेशन ऑफ पोटेशियम एक्सेट्रा, इसमें आपका एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज होता है, किसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं बेसिकली, ठीक है, इसमें हीट करके क्रिस्टल्स बनाते हैं। अगला सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। तो आप यहाँ पे, ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा आप सॉलिड से क्या कर सकते हो, जो कंपाउंड है सॉलिड से आप सीधा उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। यस, और अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई दुख दर्द होना नहीं चाहिए। यस और नो, क्लियर। तो अपने को क्या करना है, क्योंकि ये सीधा सॉलिड से गैस में जाता है। अगर मान लो जैसे एक ऑर्गेनिक सैंपल है, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक सैंपल सीधा सॉलिड से गैस में जाता है, आपने जो इसके साथ इंप्योरिटीज होगी भैया, वो इंप्योरिटीज पहले सॉलिड से क्या करेगी, पहले सर सॉलिड से वो लिक्विड फेज में आएगी। तो भैया सीधी सीधी सी गल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जन आसान हो जाएगा। वो गैस में जा रहा है, ये लिक्विड में जा रहा है, अपना गेम सेट है। यस, तो ऐसे केसेस में आप सब्लिमेशन यूज कर सकते हो। प्योरिफिकेशन किसमें होती है, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, इन सब में आप इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स अंदर किसके, ऑर्गेनिक सैंपल जो आपको निकालना है कंपाउंड, और आपका जो इंप्योरिटीज, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है, हम उनको डिस्टिलेशन करते हैं। ऑल्सो ऐसे कंपाउंड जिसमें वोलाटाइल होता है, जो वेपर बना ले, जो वेपर बना सकता है आसानी से, वेपर बनाए, ठीक है, और नॉन वोलाटाइल होता है जो वेपर ना बनाए, नॉन वोलाटाइल जो वेपर ना बनाए, ठीक है, इससे आपको अलग करना है। तो आइडिया ये है, नहीं बनाए, या तो ऐसा कुछ हो कि एक बॉइल हो रहा है, एक वेपर बन रहा है, कि नहीं बन रहे, या फिर बॉइलिंग पॉइंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, तो वहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिस्टिलेशन का। 4 तरह की रहती है, सिंपल, फ्रैक्शनल, वैक्यूम, स्ट्रीम। एक एक करके इनको देखते हैं क्या होता है ये। पहले सबसे पहले आता है सिंपल। सिंपल बहुत सॉर्टेड है। अगर आपके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 केल्विन, बात बराबर है, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहा हूं, डिफरेंस की, ठीक है, रेंज सेम होती है दोनों में। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर इससे ज्यादा है, बराबर भी है, चल जाएगा, 20 या 20 से ज्यादा है अगर, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, क्लोरोफॉर्म है मान लो और एनिलीन है, बहुत अच्छा खासा 100 के आसपास का डिफरेंस है। अगर मान लो यहां पे मैंने क्या करा, यहीं पे देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन। अब क्लोरोफॉर्म कितना है, 334, तो 334 यहां है केल्विन, इस पे जाके बॉईल होता और ये होता 457 पे। तो तुम नीचे टेम्परेचर सेट कर दो 400 केल्विन। 400 केल्विन पे एनिलीन तो नहीं हो रहा बॉईल, ठीक है, लेकिन क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। तो ये बॉईल हो जाएगा। अगर ये बॉईल हो जाएगा तो इसका वेपर ऊपर जाएगा, ये यहां से वापस आएगा, कंडेंसर इसको ठंडा कर देगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म इकट्ठा हो जाएगा और ये एनिलीन यहीं रह जाएगा, ठीक है, ये रिमेन्स बैक, ये रिमेन रहेगा और वो आपका यहां से कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। तो ये तरीका होता है सिंपल डिस्टिलेशन का। एक तरीका आता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, इट इज लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 केल्विन। इस केस में आपके पास क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको बहुत, जैसे एग्जांपल है फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कि बहुत ही मिनिमम, इनके डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं, 10, 5, 9 इस टाइप के रहते हैं इनके। इसमें क्या करते हैं, इसमें ना सब कुछ सिमिलर रहता है, इसमें तुम एक ऐड करते हो समथिंग कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। वो क्या करता है, वो किसी एक को रोक के रखता है और दूसरे को जाने देता है। यहां पे करनी डिस्टिलेशन ही है, लेकिन दो कंपोनेंट्स है, जैसे दिस इज कंपोनेंट 1 प्लस दिस इज कंपोनेंट 2। अब मान लो कंपोनेंट 1 है 100 केल्विन का, ये है 110 केल्विन का, तो टेम्परेचर तुम क्या करोगे, तुम यहां पे टेम्परेचर कुछ 105 केल्विन के आसपास रखोगे, लेकिन किसी एक को ये पकड़ के रखेगा। स्पेशली वही कंडीशन है कि जिसके वेपर नहीं बन रहे, ठीक है, जैसे मान लो ये वेपराइज कर जाएगा तो ये तो सर ऊपर चला जाएगा, ये जो सैंपल 1 है ये वही C1 यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब जो C2 होगा उसको पहले चांसेस हैं थोड़े बहुत, क्योंकि बहुत क्लोज रेंज में है, तो C2 को ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, इसको दबा के रखता है, भैया तू यहीं पे बैठा रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उस तरह से हम लोग ऐड करते हैं ताकि C2 सैंपल अपना यहीं पे बैठा रहे और इसको यहां रखे, C2 वहां, C1 वहां से निकाल ले और अपना पूरी डिस्टिलेशन हो जाए, ठीक है। अगला करते हैं, नेक्स्ट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन में पंगा आता है कि इवन दो ये डिस्टिलेशन से निकाले जा सकते थे, पर डिस्टिलेशन इस बात पे बेस्ड है कि वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे। अब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही ब्रेक कर जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं, रिएक्शंस हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, ग्लिसरॉल जो होता है उसको स्पेंट डाई से अलग करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से पहुंचने से पहले ही ब्रेक कर जाते हैं। तो इस केस में कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं। अगर कोई ऐसा कोई फंसे,
देखो बॉइलिंग कब होती है? बॉइलिंग तब होती है जब आपका जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और जनरली ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? जनरली ये 1 atm होता है एक्सटर्नल प्रेशर। इस पॉइंट पे आपकी बॉइलिंग होती है, आपको अगर सोल्यूशन याद है तो अगर बॉइलिंग इस पॉइंट पे होती है, आप एक काम करो ना, आप एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर दो, क्योंकि बॉइलिंग अगर 1 atm पे जाके हो रही है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, तब ये बॉइल कर दो, तो अच्छा खासा प्रेशर चाहिए। अगर मान लो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लेट से मैंने 0.5 atm कर दिया, अब बॉइलिंग के लिए प्रेशर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम लगेगा, ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। और अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया तो ये लो टेम्परेचर पे बॉइल कर सकते हो। तो बॉइलिंग जो होती है वो लो टेम्परेचर पे भी करवाई जा सकती है। पानी को मैं 50 डिग्री पे भी बॉइल कर सकता हूँ, 10 पे भी कर सकता हूँ, 0 पे भी कर सकता हूँ, बस मुझे एक्सटर्नल प्रेशर कम करना है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जाके कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, हमको लो टेम्परेचर पे बॉईल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, जहां पे आपके पास एक वैक्यूम पंप होता है जो कि क्या करता है? लो प्रेशर को क्रिएट करता है। और एक बार इसने लो प्रेशर क्रिएट कर दिया तो आप नॉर्मल तरीके से इसको अलग करना होता है। एवरीथिंग इज सेम, नॉर्मल डिस्टिलेशन, बस आप इसमें प्रेशर जो है कम कर देते हैं, जिससे कि इन कंपोनेंट्स को ब्रेक होने की टेंडेंसी ना रहे, ठीक है। तो लो, सब कुछ सेम हो रहा है पर लो प्रेशर में हो रहा है, तो ये अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम पे जाके ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, बॉइल हो जाते हैं बेसिकली। तो ये आपके पास है। एक इसके अलावा आता है जिसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, यहां पे लिखा नहीं है क्या? ये लिखा रहा, नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एनिलीन, इसके अंदर अपन करते हैं। अब ये एक अलग से आपका, इसमें क्या होता है कि आपको स्टीम ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब ये भी बॉइलिंग का ही केस है कि बॉइलिंग इसकी हो नहीं रही, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग तो मैं जो मैं एग्जांपल देता हूं यहीं पे कि हमें पता जो बॉइलिंग हो रही है वो आपके पास, लेट्स से कि जो बॉइलिंग हो रही है वो 1 atm पे होनी है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है सर? ये 1 atm है, इस पे जाके बॉइल करेगा। अब जो मेरा सैंपल है, ठीक है, सैंपल जो है ऑर्गेनिक सैंपल, उसका प्रेशर 0.8 atm तक ही पहुंच पा रहा है, ये यहीं तक पहुंच पा रहा है, इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा, ठीक है, जैसे इन लोगों का नहीं जा पाता। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं पानी, या फिर जिसको बोलेंगे स्टीम, जो कि क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 0.2 की मैंने स्टीम ऐड कर दी, 0.2 atm की, तो वो क्या हो जाएगा? वो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको एक ये कंपाउंड्स में एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लाने के लिए अपन स्टीम ऐड कर देते हैं, ताकि स्टीम प्लस ये मिलके बॉईल हो जाए। तो इसको बॉईल करने के लिए आपको स्टीम ऐड करना पड़ता है, ड्राई गैस को मॉइस्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद वो बॉईल होता है। एंड उसके बाद स्टेप्स नॉर्मल पहले वाले ही है, कुछ अलग नहीं है, बट यस ध्यान रखना है कि इसमें पहले आपको स्टीम ऐड करनी पड़ती है। यस, तो वही चीजें आपकी होती है। ये एग्जांपल्स याद रखना, और इसके बाद हमारा मामला कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल में आइडिया ये है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक सैंपल लोगे, ठीक है, तो मान लीजिए एक ऑर्गेनिक सैंपल है यहाँ पे, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 OC1, दिस इज OC2। आपने क्या करा? आपने इसको एक सॉल्वेंट के थ्रू पास करा, तो वो सॉल्वेंट किसी एक को ज्यादा पसंद करता है, तो मान लेते हैं वो OC1 को ज्यादा पसंद करता है, प्लस आपका सॉल्वेंट आ गया, ये अलग हो जाएगा, प्लस आपका OC2 अलग हो गया, तो ये आपने अलग कर लिया। फिर हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निक से OC1 को अपने सॉल्वेंट से अलग कर लेंगे, ठीक है, समझ गए? ये इसमें आइडिया रहता है कि पहले दो मिक्सचर है, इनको कैसे अलग करेंगे? आपने सॉल्वेंट डाला जिसमें एक जो है वो पसंद कर रहा है एक को, दूसरे को बाहर कर दिया, फिर ये दोनों अलग हो गए। अब इसको सॉल्वेंट से अलग करना है, सॉल्वेंट से अलग करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक से हम लोग सॉल्वेंट क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे। तो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे ये लिखवा दी मैंने, वही चीज यहाँ पे करी हुई है। जैसे यहाँ पे देखो जरा, इसको करते किसके थ्रू है? यहाँ पे हमारे पास बिफोर एक्सट्रैक्शन, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर ये हमारे पास था, इस सेपरेटिंग फनल में रिएक्शन करते हैं, एक सॉल्वेंट लेयर आपने डाली, सॉल्वेंट डाल दिया। अब क्या होगा? ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी एक को पसंद कर रहा है और दूसरे यहाँ पे निकल जाएगा, इसको आपने बाहर कर लिया, ठीक है, इसके अंदर इसको बाहर कर लिया, ये ऑर्गेनिक सैंपल, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट वीट करके सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में। किसमें करते हैं? एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने ये है, दैट इज आपके पास ये कौन है? ये चचा फिनॉल है, तो फिनॉल प्लस आपका बेंजोइक एसिड, इनको हम लोग इस तरह से रिएक्शन कराते हैं, और वो सॉल्वेंट क्या होता है? दैट इज दिस, तो दिस इज द सॉल्वेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हम लोग इसके थ्रू यूज करके हम इसको अलग कर लेते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस,
अब आते हैं लास्ट, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन भी एक बार आया था, दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक जिससे आप इसको प्यूरिफाई करते हो। तो कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसको समझते हैं एक बार, ठीक है। एक क्रोमेटोग्राफी, इसमें पेपर वेपर वगैरह यूज होते हैं, 2-3 तरह की होती है, वो पकड़ लेते हैं एक करके। पहला आता है समथिंग कॉल्ड एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब आइडिया ये है, इसमें ना मतलब थोड़ा सा अगर आपको, आप आई थिंक आपका तो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अगर हम लोग वो देखें, एक चैप्टर था क्या कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री करके, उसमें ना एक होता है एड्सॉर्बेंट, एक होता है एड्सॉर्बेंट। मोटा मोटा आइडिया बता देता हूं। एड्सॉर्बेंट को ना तुम अभी के लिए, क्योंकि तुमने पढ़ने रखा, इसको सॉल्वेंट के जैसे मान लिया करो, ये सॉल्वेंट के जैसा, सॉल्वेंट जैसा, सॉल्वेंट जैसा, ठीक है, जिसमें हम लोग जनरली सिलिका जेल या एल्यूमिना यूज करते हैं, और उसके ऊपर एड्सॉर्बेट, एक एड्सॉर्बेट होता है, ठीक है, एड्सॉर्बेट होता है, जो कि बेसिकली आपका सॉल्यूट जैसा होता है, ठीक है। तो दिस इज लाइक सॉल्यूट, सॉल्यूट जैसा। तो आइडिया यही होता है कि अपने पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, दे हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द सॉल्वेंट। करना यहां पे भी वही है कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट यू एड्सॉर्बेट्स हैं, जो कि आपके पास मिक्सचर है ऑर्गेनिक सैंपल्स, उनके अंदर आप सैंपल के थ्रू ही पास करवा रहे हो, एक सॉल्वेंट के थ्रू पास करवा रहे हो, जिसको आप एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। कौन सा? सिलिका जेल एल्यूमिना वगैरह। इसमें एक को ज्यादा पसंद करता है, दूसरे को ज्यादा नहीं करता, तो वो अलग होने लग जाते हैं, ठीक है। अभी किस तरह से होता है, एक तो हमारे पास इसमें रहता है समथिंग कॉल्ड स्टेशनरी फेज, जो मूव नहीं करता, जो जनरली सॉलिड होता है। एक मोबाइल फेज होता है जो मूव करता है, जनरली ये लिक्विड या गैस होती है। अब ये किस तरह से जाती है, कॉलम और थिन क्रोमेटोग्राफी, इनको एक एक करके पकड़ते हैं, ठीक है। दैट इज, पहले आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें होगा क्या, आपके पास वही है, यहां पे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है A प्लस B प्लस C। देखो जरा, A प्लस B प्लस C, ये मिक्सचर था आपके पास, आपने सॉल्वेंट चूज करा। वो क्या करता है, वो ना सॉल्वेंट एक इनको अलग अलग डिग्री से पसंद करता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दिस इज बेस्ड ऑन ग्रेविटी। इसका कॉन्सेप्ट ग्रेविटी के थ्रू है कि ग्रेविटी जो है वो सबको खींचेगी। लेकिन सॉल्वेंट ना, मान लेते हैं, हम मैं एग्जांपल दे देता हूं कि सॉल्वेंट जो है उसके अंदर ए सबसे ज्यादा पसंद है उसको, फिर बी, फिर सी। सॉल्वेंट इस तरह से है। तो सॉल्वेंट जो है वो ए को ज्यादा पसंद करता है, तो ए को अपने पास रखने की कोशिश करेगा, बी को कम, सी को बिल्कुल नहीं। तो जाएंगे सारे के सारे, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी सब था, अब ये भी गिरेगा, ए भी गिरेगा, बी भी गिरेगा, सी भी गिरेगा। लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट जो है ए को पसंद कर रहा है, तो ए को थोड़ा होल्ड करता है, बी को थोड़ा कम होल्ड करता है, सी को तो बिल्कुल दफाई कर देता है। उससे क्या हो जाता है, ये सारे के सारे अलग होने शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी अलग अलग लेयर्स बन जाती है, एंड यू कैन सेपरेट देम वन बाय वन। तो दिस इज कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, आगे आते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्या होती है, टीएलसी। इसमें भी आइडिया सिमिलर है, लेकिन हम जो प्रिंसिपल होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल, वो अलग होता है। ये बेस्ड होता है कैपिलरी एक्शन पे। तो दिस इज बेस्ड ऑन कैपिलरी एक्शन। तो यहां पे आपका कैपिलरी एक्शन होता है। अब ये कैपिलरी एक्शन क्या बला है, तो याद है बचपन में कि ग्रेविटी के उल्टा पानी चढ़ जाता है? कुछ कुछ वैसा सा है। तो यहां पे आप करते क्या हो, आपने ना एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, सॉल्वेंट जो आपके पास है, और आपके पास वो सैंपल की डॉट जिसमें वो कचरा कचरा सा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे बेस में सेट करना होता है यहां से, ठीक है। पहले इनिशियली यहां होता है, यहाँ पे होता है, ऐसे सेट कर दिया। अब क्या होगा, ये भी राइज करेगा, सॉल्वेंट भी राइज करेगा, दोनों राइज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे आपके पास जैसे ये भी राइज करेगा, ये भी राइज करेगा, तो डिफरेंट एब्जॉर्ब, इनका क्या है, डिफरेंट लेवल पे वो है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कुछ जल्दी राइज करेंगे, कुछ ज्यादा राइज करेंगे, कुछ कम राइज करेंगे, क्योंकि कैपिलरी एक्शन अलग अलग है इनके। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी लिक्विड, जनरली हम लोग इंक विंक यूज करते हैं, मान लो रेड इंक और मान लो ब्लैक इंक डाली, तो रेड और ब्लैक की दो इंकें डाली, उनको अलग करना है। तो रेड लेट से कम चढ़ रही है, ब्लैक ज्यादा चढ़ रही है, तो वो अलग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये राइज करता है धीरे धीरे करके, बेस लाइन बनाई जाती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक बेस लाइन बनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ ग्लास प्लेट, ठीक है, एड्सॉर्बेंट कोटेड ऑन अ ग्लास प्लेट। तो आपके पास ये ग्लास प्लेट है, उस पर आपने इसको डाला, ठीक है, और इसको पूरे को ना जार में रखा जाता है ताकि बाहर से कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो ये राइज करे, एक दोनों राइज करेंगे, अलग अलग लेवल पे राइज करते हैं, उससे क्या हो जाता है, आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो यही लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड सेपरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब देखो जरा, जैसे ये वो सैंपल है ना, वो कुछ उस थोड़े पॉइंट के बाद इस तरह से राइज कर जाता है। तो आप ये चेक कर लो कि कौन कितना राइज करा। तो यहां पे मान लो आपका स्पॉट राइज करा एक्स,
आपका जो सॉल्वेंट है वो भी राइज करेगा, गीला का होने लग जाता है, वो राइज करेगा मान लो भाई। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिटार्डेशन फैक्टर, आरएफ बोलते हैं, जो कि सीधा सीधा x अपॉन y का रेशियो है। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, समथिंग कॉल्ड रिटार्डेशन फैक्टर, वो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूं, ये है। तो रिटार्डेशन फैक्टर ये बताता है कि कितने एक्सटेंट तक अब्सॉर्ब हुआ। तो इट इज डिस्टेंस मूव बाय द जो कंपोनेंट है फ्रॉम द बेस, एंड दिस इज द डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस। कंपोनेंट के डिस्टेंस को हमने x बोला था, इसके डिस्टेंस को हम लोगों ने y बोला था। तो ये आपको रिटार्डेशन फैक्टर कई बार डायरेक्टली पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका आ गया। इसके बाद आता है लास्ट, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यार इसमें भी मोटा मोटा आइडिया सिमिलर है, ठीक है। जहां हम लोग टीएलसी में पेपर ग्लास यूज करते थे, वहां पार्टीशन के अंदर हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करते हैं। तो इधर बस डिफरेंस ये है, यहां पेपर यूज किया जाता है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वही स्पॉट बनाया जाता है, वही राइज करेंगे डिफरेंट लेवल पे, कैपिलरी एक्शंस पे राइज करते हैं, और डिफरेंट आप इनको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे बस ध्यान रखना है, इट इज क्रोमेटोग्राफी पेपर, बस इसका ध्यान रखेंगे। और अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है, इसके साथ अब हम लोग इस टॉपिक को करते हैं एंड। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपने अच्छे से सीरीज को फॉलो किया है, तो नीट में आप बहुत अच्छा मतलब लेवल पे रिवीजन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड बस दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, एंड याद करो और बढ़िया से नीट को फोड़ो यार। यस, दैट इज ऑल। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।